नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कोरोना से जुड़ी खबरों की ओर हम जाएंगे, लेकिन इस बीच जो सियासत हो रही है उसकी बात सबसे पहले करते हैं। कोरोना संकट के बीच नेता अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। मंगलवार को महागठबंधन के 3 दलों के बड़े नेताओं की बैठक हुई। बड़ी बात यह रही कि इसमें 2 बड़े घटक दल के नेताओं को बुलाया ही नहीं गया और फैसला हो गया कि विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की सीटों पर दावा नहीं करेंगे। ये सियासत है जहां चाल, मुलाकात और बात तोल तोल के किए जाते हैं, चाहे अपनों पर बोलना हो या फिर विरोधियों पर। अब महागठबंधन के नेताओं को ही ले लीजिए। मंगलवार को बिन आरजेडी और बिन कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात भी की और बात भी, लेकिन जब मीडिया ने उनके साथियों के नहीं होने पर सवाल किया तो समय भी समझाने लगे और मतलब भी बताने लगे, चाहे वो मांझी हो या कुशवाहा। सहनी जी ऑथराइज हैं, उनसे बात कर लीजिए। सर, मीटिंग किस बात को लेकर हुआ था? अब वो सब बताएंगे मुकेश सहनी। सब बता देंगे। कोरोना को लेकर है, क्या है बता देंगे मुकेश जी, उनसे पूछ लीजिए। अब जवाब मुकेश सहनी को देना था तो उन्होंने सियासत के रास्ते ही सियासी बात की, प्रेशर से भी इनकार किया और पॉलिटिक्स से भी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस को छोड़ दे तब ना प्रेशर पॉलिटिक्स बात हो रहा है। जब हम साथ में हैं तो फिर काहे का प्रेशर पॉलिटिक्स। बात आगे बढ़ी, सवाल पे सवाल हुए तो जवाब में सत्ताधारी पार्टी और उनकी विफलता को मुद्दा बना लिया। कुशवाहा ने सरकार को घेरा तो सहनी सीटों पर हम साथ साथ का राग अलापने लगे। हम लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इसको राजनीति की नज़र से मत देखिए। अभी जिस संकट के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं और खास करके बिहार का गरीब तबका, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं, और सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया है राम भरोसे। क्वारंटीन सेंटर देख लीजिए, कहीं कुछ इंतजाम है क्या? मांझी जी, उपेंद्र जी, में हम लोगों में कभी भी सीट के लेके लड़ाई नहीं फंसेगा। हम लोगों में अंडरस्टूड है कि आने वाले समय में कोई एक दूसरे का सीट के लिए कि मतलब यहाँ हम लड़ेंगे वहाँ हम लड़ेंगे, खास करके 3 पार्टी में ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी। सियासत में टाइमिंग का मोल सबसे अधिक होता है और महागठबंधन के दलों के नेताओं ने संकट काल में मिलकर अपनों को बड़ा संदेश दे दिया है। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में सीटों को लेकर तालमेल हो चुका है। इसमें तीनों में आपसी विवाद नहीं होगा, यानी कि गठबंधन के 2 बड़े सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी पर प्रेशर इन्होंने इस मीटिंग के माध्यम से बढ़ा दिया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, महागठबंधन के 3 घटक दलों की बैठक पर सियासत भी गर्म हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां सहयोगी हम आरएलएसपी और वीआईपी पर निशाना साधा, तो वहीं जेडीयू इस मामले को लेकर चुटकी ले रही है। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में महागठबंधन बिहार में है और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व ही श्री तेजस्वी यादव जी ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं और बाकी लोग जो भी बैठ के कर लें, जो करें, कोई दबाव में राष्ट्रीय जनता दल आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई बैठक हुई है, और अगर हुई है तो हमको लगता है कि उन लोगों ने सोचा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। वैश्विक आपदा की इस घड़ी में सीटों का जोड़ तोड़ जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और मानसिक तौर पर दिवालिया कोई दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता है। अब जरा इस बैठक के सियासी मायने को भी समझने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल इस बैठक के बहाने तीनों दलों ने एक साथ बैठकर नई सियासत की शुरुआत कर दी है। चुनावी साल में बैठक के बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की गई है। गठबंधन के बड़े दलों को संदेश देने की भी कोशिश इसे कहा जा रहा है। गठबंधन के लिए छोटे दल जरूरी हैं, मजबूरी नहीं। साथ नहीं चलेंगे तो अलग रणनीति भी बनाएंगे, ये संदेश देने का काम किया गया है इस बैठक के जरिए। इधर महागठबंधन में आज एक नई सियासत की शुरुआत हुई तो इधर बिहार और केंद्र सरकार के बीच जारी एक विवाद का खात्मा हो गया। बिहार के 14 लाख लोगों के राशन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का टकराव जो है वो खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की मांग को मान लिया है। टारगेट था 8 करोड़ 71 लाख, उसमें 8 करोड़ 57 लाख लोगों का हम लोग को अनाज दे रहे थे। जो 14 लाख शेष बचे हुए थे, मात्र वो 14 लाख शेष हम लोग को अभी आवंटन की सूचना मिली है। और हमको लगता है हमने बात भी किया है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अभी दूरभाष पर, तो उन्होंने बताया है कि इस माह से हम जो 14 लाख लोग छूटे हुए हैं
14 लाख परिवार को नहीं, बल्कि 14 लाख यूनिट हुआ प्रति व्यक्ति के अनुसार। तो 14 लाख 3 लाख से भी कम परिवार हुआ, तो वो दिए हैं, उसका हम लोग। और आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विवाद था क्या। बिहार ने 8.71 लाख लोगों के लिए राशन मांगा था केंद्र से, जबकि केंद्र सरकार 8.57 लाख लोगों को राशन दे रहा था। 14.04 लाख लोगों का राशन केंद्र से नहीं मिल रहा था और बिहार सरकार से केंद्र सरकार छूटे लोगों की सूची मांग रही थी। 2770 टन अनाज 14 लाख लोगों के लिए आवंटित हुआ था। यह विवाद हालांकि यह कहा जा रहा है कि अब खत्म हो गया है और केंद्र ने राज्य सरकार की मांग को अब मान लिया है। और अब बात एक ऐसे मुद्दे की जिस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी एक राय है। जी हां, बात कर रहे हैं मनरेगा मजदूरों की। बिहार में मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग का सभी दलों ने समर्थन किया है। पारिश्रमिक उनका बेहतर मिले, हम तो हमेशा चाहते हैं कि बेहतर मिले, और सरकार भी सभी राज्यों के आलोक में देखते हुए वो निर्णय लेते हैं, और यहाँ भी होगा निर्णय। जो सरकार का मजदूरी का निर्धारण दर है करके उसके हिसाब से होना चाहिए। तो अभी हमारी जानकारी में है कुछ राशि बढ़ाई भी गई जा करके है, और हम चाहेंगे विभाग के माननीय जो मंत्री हैं उनका भी ध्यान आकृष्ट कराएंगे जा करके कि एक मजदूर को प्रतिदिन अपने मेहनत का जो मजदूरी मिलना चाहिए उसके लिए प्रयास करें। और हमने फ़ोन पर भी और उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हुआ था, पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उस दिन भी हमने कहा है कि जो मिनिमम वेजेज है मजदूरों का बिहार में 232 रुपया, वो कम से कम बिहार के मजदूरों को मिलना चाहिए। तो पूंजीपतियों उद्योगपतियों के लिए तो सरकार को चिंता है, लेकिन जो मनरेगा के मजदूर हैं 202 रुपया, हम नहीं समझते हैं कि इस महंगाई के युग में ये काफी है। और समझते हैं कि आखिर क्यों सभी दल मजदूरों की मजदूरी की बात कर रहे हैं। बिहार में 3 साल में मात्र 3 रुपए मजदूरी बढ़ाई गई। 2017-18 की बात करें तो 168 रुपए प्रति कार्य दिवस मजदूरी थी मजदूरों की, जब 2019-20 में इसे 3 रुपए बढ़ाया गया और 171 रुपए प्रति कार्य दिवस मजदूरी कर दिया गया। लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार आए हैं और सरकार मनरेगा के माध्यम से रोजगार का सृजन कर रही है, इसलिए सभी नेता, सभी दलों के लोग अब मजदूरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब अभिभावकों को सुकून देने वाली खबर की बात करते हैं। स्कूल फीस में 7% से ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले कई प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के रडार पर हैं। अपर मुख्य सचिव ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि कार्रवाई के तहत पहली बार शिकायत मिलने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर दूसरी बार शिकायत मिलती है तो 2 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। पटना के 13 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों को नोटिस दिया गया है और 60 दिनों में उनसे जवाब भी मांगा गया है, जिसमें कि बिहार गजट की कॉपी जो है ये भेजी गई है। इस गजट की कॉपी के द्वारा फी रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जानी है। जो भी शिकायतें हैं उनके पास पहुंचेगी और 60 दिन में उसका निपटारा करना है। यदि 7% से अधिक अगर फी में बढ़ोतरी होती है तो इसके लिए सेशन शुरू होने के 6 महीना पहले तक उनको एक मीटिंग करनी है और 3 महीना पहले तक पेरेंट्स को ही बताया जाना चाहिए स्कूल द्वारा कि फ़ी की बढ़ोतरी इतनी की गई है। कहीं से भी यदि इस तरह का वायलेशन होता है तो पहली बार में स्कूल पे 1 लाख का पेनल्टी और दंड जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद यदि वो बार अगर रिवाइज करते हैं तो हर एक अगले ऑफेंस पे उनको 2-2 लाख पेनल्टी जो है प्रमंडलीय आयुक्त उससे वसूल सकते हैं। बिहार में लॉकडाउन के दौरान ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसका फैसला लिया गया। सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई रिक्शा और ऑटो का परिचालन किया जाएगा। साइकिल रिक्शा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन रिक्शा पर सिर्फ एक ही सवारी के बैठने की इजाजत होगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, यानी कल बुधवार को ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। टैक्सी, कैब, ओला और उबर की गाड़ियां जिले के अंदर ही चलेंगी, यानी अगर कोई पटना से ओला या उबर बुक कर आरा जाना चाहे तो वो अभी नहीं जा सकता। और बिहार में कोरोना का ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये तेजी से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से उसे समझने के लिए हम 5 दिनों के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। 15 मई को यह आंकड़ा 48 का था, 48 नए मरीज मिले, तो वहीं 16 मई को 146 पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 17 मई को 142 पॉजिटिव मरीज मिले, 18 मई को 103 संक्रमित मिले और आज सुबह से अब तक 72 नए मरीज
मिल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें अधिकांश पॉजिटिव मरीज जो है वो प्रवासी हैं, जो अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे हैं। तो प्रवासी मजदूरों के घर वापसी लगातार जारी है। सरकार की सजगता उन क्वारंटाइन सेंटर को लेकर है जहां मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन सेंटर्स में खाने को लेकर, कभी चाय को लेकर तो कभी सोने की जमीन को लेकर हंगामा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उस सोच को दिखाता है जो निर्माण और विकास से काफी दूर है। मधुबनी के क्वारंटीन सेंटर में सरकार के प्रयासों को लात मारती ये तस्वीर दुखद है। भात नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, तरकारी का रस आपकी पतली जीभ को रास नहीं आता, तो क्या अपने गुस्से की आग को लात से बुझाएंगे? बुझाकर क्यों नहीं दिखाते अपने खाली पेट की आग को उन्हीं लातों से जिसे अभी अभी इन थालियों पर चलाया है? अन्याय है, अन्याय। बांका के क्वारंटीन सेंटर की बाहरी सड़क पर बिखरे रोड़े और पत्थर हो हंगामे की कहानी कहते हैं। यकीनन भीड़ जिधर ज्यादा है, रोड़े उसी ने फेंके होंगे, लेकिन चाय की चाहत में उन सार्थक प्रयासों को आहत कर देना सही नहीं है। क्वारंटीन सेंटर के बाहर हंगामे की तस्वीर पूर्णिया से है, जहां सेंटर में भी जमीन के लिए मारामारी मच गई। सरकार के सोशल डिस्टेंस का फॉर्मूला चित हो गया। कटिहार की तस्वीर तो और भी भयावह है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को भद्दी भद्दी गालियां दी, उनके साथ मारपीट की। वहाँ पे जो भी क्वारंटाइन सेंटर में है वो सब उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जो हम बोल नहीं सकते। उसमें बोलने में हमको आत्मग्लानि होगा। डॉक्टर सबको बुरा लगा, बोले कि कौन है जो ऐसा किया है। बस ये शब्द बोलते देरी नहीं कि वो लोग ने ईटा, बड़ा बड़ा जो ईटा होता वो चलाने लगा। बगल में रूम था जो हम अपनी जान और इज्जत दोनों बचाए हैं। काश तुम कोरोना को लात मार पाते, लात मारकर भगा पाते, लेकिन नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। जो हाथ तुम्हारी मदद को आगे आए, उन्हीं को तोड़ने की नाकाम कोशिश शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्वारंटाइन सेंटर में कैसे काम हो रहा है और किस तरह लोगों ने इसे अड्डेबाजी का अड्डा बना दिया, जरा करीब से देखने की इसे जरूरत है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक तस्वीर समस्तीपुर की और दूसरी तस्वीर कटिहार की। समस्तीपुर के क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने डांसरों का डांस करा दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो विभूतिपुर के देसरी कायर्क पंचायत के सरकारी विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात को किसी जनप्रतिनिधि ने इस डांस प्रोग्राम का आयोजन कराया था। तो वहीं दूसरी तस्वीर कटिहार के, जहां अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया उच्च विद्यालय सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर में नशे का साजो सामान भी पहुंच रहा है। म्यूजिक के बीच लोग यहां गांजा पीते दिखे हैं और हैरत की बात यह है कि सभी एक दूसरे के मुंह से लगे चिलम के सहारे कश खींच रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि क्वारंटाइन सेंटर में ऐसी हरकतों से कोरोना पर कमांड क्या हम कर पाएंगे? और देखिए, सवाल भी कई उठ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उसे देखकर। ये सवाल ये कि क्या क्वारंटाइन सेंटर नशे का अड्डा बन गया? आखिर कैसे ये नशे का अड्डा बना हुआ है? सवाल लगातार हम उठा रहे हैं और सवाल ये भी कि आखिर इन लोगों तक कैसे नशे का सामान पहुंचा और क्या इस बेवकूफी से हम कोरोना को हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लौटने की ललक बेइंतहा मुसीबत को पार पा गई। नगर की दौड़ गांव की पगडंडियों पर आकर खत्म हुई, लेकिन घर दूर है। दिखता है झांकने से दूर, तलक ताकने से, लेकिन रुकना होगा, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर के बाहर या भीतर। सीतामढ़ी के खेतों में उजड़े कैंप प्राकृतिक त्रासदी का नतीजा है। प्रवासी मजदूरों की चिंता उस मार को लेकर है जो धूप और बारिश ने दी है। होम क्वारंटीन कैसे होंगे जब बाहर की जमीन गीली है और आसमान फटे टेंट से झांकता है? प्रशासन के यहाँ भी फोन किए तो बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपना 14 दिन कहीं भी रहिए। बोलते हैं मुखिया जो कहेगा वो होगा। खुले आसमान की छत हिलसा पहुंचे प्रवासी मजदूरों का सहारा है।
महाराष्ट्र से कमाया सब कुछ देकर हिलसा पहुंचे तो, लेकिन बभन बरोई में बने क्वारंटीन सेंटर में एंट्री नहीं मिली। पहले से जो इस सेंटर में रह रहे हैं उनकी जुबान पर इंतजामों का सूखा पड़ा है। इससे मतलब आप लोग रात समय तो कट गया से अभी तक क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए कोई अभी नहीं, अभी तक बता रहा है कि आप मेडिकल करवा के लाओ, तो हम लोग के पास जाने का साधन नहीं है। जमुई में सनकुराहा पंचायत क्वारंटीन सेंटर की दीवारों के पीछे भी एक डर जाग रहा है। डर उन व्यवस्थाओं से है जो इंतजामों की शक्ल में बद इंतजामी छुपाए बैठे हैं। हम लोग को सर अभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एगो 5 रुपया वाला साबुन ला के दिया है और एक मास्क दिया है और खाने की व्यवस्था है न पानी पीने की व्यवस्था है। कल से टंकी चालू किया, 4 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं। पैदल चलकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे मजदूरों को अभी और चलना था। पंजाब से मुजफ्फरपुर तक आना इतना मुश्किल नहीं था जितना अपनों तक पहुंचकर नहीं पहुंच पाना। प्रशासनिक उलझन और फेंका फेंकी में बस चलते ही रहे। पैदल चल दियो, पैदल हम लोग चल दिए हैं, कोई सवारी नहीं दिया है, कोई सवारी नहीं दिया सर। सवारी मांगे हो तुम लोग, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। वो लोग बोल रहा है कि हमारे कहने का अनुसार नहीं आप लोग जाएंगे, तो पैदल जाओ। जी पैदल जाओ। इतना सब कहने सुनने के बाद आरजेडी पार्टी के मनोज झा की सुनिए, राज्य सरकार को कुछ कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने 2000 बसों की बात कही थी। कल जब योगी आदित्यनाथ जी ने प्रियंका जी के ऑफर को स्वीकार किया तो मैंने तब भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि हम उम्मीद करेंगे कि अब कम से कम हमारे राज्य के मुखिया तेजस्वी जी के उस ऑफर को स्वीकार करें। देखिए, मैं क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के ओवरऑल मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अपने राज्य के लिए चिंतित हूँ और ये चिंता मेरी अकेले की नहीं है, करोड़ों बिहारी चिंतित हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर अगर आप देखें तो 200 लोग एक कमरे में, एक बाथरूम, एक वॉशरूम है, चूड़ा नमक दिया जा रहा है। सियासत की जगह क्वारंटीन सेंटर से कोसों दूर है। इतनी दूर की प्रतिक्रियाएं और आवाजें सुनी नहीं जा सकती, लेकिन परेशानी में फंसे प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में कोरोना के फैलाव के साथ साथ इस पर राजनीति का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल के इस पॉलिटिक्स से आम जनता का भला हो ना हो, लेकिन राजनीति की सेहत जरूर सुधर रही है। प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर सोमवार को जब चाईबासा के प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में बने क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, तब उन्हें पता भी नहीं था कि वो हालात और राजनीति दोनों के ही चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं। दरअसल मंत्री जिस क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे, वहीं से एक व्यक्ति जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब बीजेपी लगातार मंत्री को क्वारंटाइन करने की सलाह दे रही है। यदि कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ कोई मरीज पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री को अपना जांच कराना चाहिए और उन्हें क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। नहीं तो इससे बहुत लोगों के बीच जाने से खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। वहीं सत्ताधारी जेएमएम ने पलटवार करते हुए बीजेपी को उसके सांसद के लॉकडाउन तोड़ने की घटना याद दिलाई और सफाई देते हुए कहा कि पीएचईडी मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। क्वारंटाइन की बात ये इसलिए खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। इनके सांसद लॉकडाउन को तोड़ते हुए ठेंगा दिखाते हुए यहाँ आते हैं और उसके बाद उपायुक्त से मिलते हैं और तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं। क्वारंटाइन सेंटर है, लेकिन ये अपनी जवाबदेही का निर्वहन करने गए थे पूरी व्यवस्था के साथ। इनके साथ किसी के संपर्क में नहीं थे, किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, सामाजिक दूरी बनाए हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने गए थे वो। कोरोना को लेकर तैयारी कितनी पुख्ता है, इस पर आकलन और कोई ठोस नीति बनाने के बजाय पूरा फोकस राजनीति पर शिफ्ट हो गया है। अब देखना ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्वारंटाइन पॉलिटिक्स कितनी दूर तक और कहां जाकर खत्म होता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ उपेंद्र की रिपोर्ट। देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। उनके मन में इसे लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जानी मानी फिजिशियन शालिनी भारद्वाज जुड़ी, जिन्होंने दर्शकों से कोरोना के वायरस से संबंधित उनके सवालों के जवाब दिए और इसे लेकर जो अफवाह फैल रही है, आशंका जो है, उनको दूर किया।
डॉक्टर साहब, मेरा नाम हर्ष है और मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना के मरीज पूरे विश्व में तेज़ी से फैल गए हैं और यह बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या ऐसा माना जाए कि विश्व में एक बुरे युग की शुरुआत हो चुकी है? मैं रेनू अग्रवाल धार से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम वाकई कोरोना से लड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं? क्या हम कोई इसका हल ढूंढ पाएंगे? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, क्या ये कोरोना वायरस कभी खत्म होगा या इसका कोई इलाज है या इसे हमें नॉर्मल मानकर ऐसे ही जीना होगा? मेरा नाम आर्यन कुमार है, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, इबोला, H1N जैसे बीमारी भारत में नहीं फैल पाए, लेकिन कोरोना वायरस तेजी से फैल गया। क्या इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जयपुर से मानसी मेहता बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, कोरोना के मरीज पूरी दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। यह बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये पूरे विश्व के लिए एक बुरे युग की शुरुआत है? क्या पूरी दुनिया के लिए एक बुरा युग शुरू हो चुका है? 2020 एक बहुत बुरा युग शुरू हो चुका है पूरे के पूरे विश्व के लिए। ये कहना कि इस संक्रमण से हम हमेशा लड़ते रहेंगे और ये वायरस को जीका और इबोला वायरस से कंपेयर करना आज की डेट में ठीक बात नहीं है, क्योंकि इबोला वायरस, जीका वायरस जैसे फैले नहीं थे और उनको कंट्रोल कर लिया गया था कुछ ही कंट्रीज में। H1N1 को फैला था, मगर H1N1 की दवाई जल्दी आ गई थी। कोरोना वायरस की अभी दवाई नहीं आई है, मगर फैल ज्यादा गया है। मुझे पूरा विश्वास है साइंस पे, मुझे पूरा विश्वास है हम जैसे ह्यूमंस पे कि हम कुछ कर लेंगे और इससे लड़ लेंगे। हमें हार नहीं माननी है, पॉजिटिव रहना है और अपनी ताकत बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है और पॉजिटिव सोचना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।